चार्ज और डाउन क्वार्क का चार्ज नेगेटिव। प्रोटॉन कितने क्वार्क से बना है? कौन कौन से? दो अप क्वार्क है ना, एक डाउन क्वार्क। ठीक है। न्यूट्रॉन एक अप और दो डाउन, और इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क से बना है। ठीक है। और तो कुछ विशेष पढ़ाया नहीं था मैं, और कुछ पढ़ाया था क्या? तीन प्रकार से ट्रांसफर होता है चार्ज, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो फिजिकल कांटेक्ट का जिसमें नीड नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इंडक्शन। चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ये सब बताए थे। चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी सिखाए थे क्या? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है एक कूलम में? 6.25 10 टू द पावर 18। तो फिर आगे बढ़े, लिखेंगे कूलम्स लॉ। अब तो इलेक्ट्रोस्टैट पूरा पढ़ा हुआ ही है, ग्रेविटेशन में पढ़े हैं। फटाफट फटाफट कॉपी करते चले। लो लिखो, आप अपने खुद से करो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तीसरा पॉइंट, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। समझो कि दो चार्ज है Q1 Q2, जैसा कि ग्रेविटेशन में था मास M1 एंड M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो जो फोर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जो कोई फोर्स या कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है तो कहते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, एक प्रकार से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इसमें अगर फोर्स की बात करेंगे तो जैसे मान लो कि अगर ये दोनों चार्ज का नेचर सेम हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये दो सिचुएशंस क्रिएट होंगे। अब इस दोनों इक्वेशंस को अगर मिलाएंगे तो आता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को एक K से डिनोट कर दें, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो K है ये कांस्टेंट है। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जिसमें एप्सिलॉन है परमिटिविटी। क्या है ये? इस मीडियम की प्रॉपर्टीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। और ये जो एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव, अभी लिखना मत कोई, समझ लो पूरी बात है। रिलेटिव परमिटिविटी है। तो जैसे कोई भी टर्म रिलेटिव होता है, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि देखो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। एक मीडियम की परमिटिविटी, दूसरा स्पेस की परमिटिविटी, लेकिन है तो दोनों परमिटिविटी। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है
ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाता है, डायमेंशनलेस हो जाता है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, वैक्यूम और स्पेस, एयर के लिए भी कंसिडर कर लेते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, क्योंकि आप यहीं से देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर मीडियम भी स्पेस हो तो स्पेस बाय स्पेस डेटा सेम हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो एयर में भी 1 ही मान लेते हैं, एयर में होता है 1.06, पर हम लोग मान कितना लेते हैं 1, तो ये है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, और बाकी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, आगे चल करके इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोला जाएगा तब उसको के से डिनोट करते हैं, बट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के और ये वाला के अलग है, ठीक है। ये वाला के इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो हम लोग यूज करते हैं, ये 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, वहां पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, तो तब कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए अभी बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टीज जो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करता हो। चार्ज के बीच में अगर मीडियम बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा, मतलब नेचर ऑफ फोर्स को बदलता नहीं है बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बदलता है। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को चेंज करे, अफेक्ट करे, कम या ज्यादा करे, उसे कहते हैं हम लोग परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी 3 प्रकार के होते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ स्पेस और परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। ये वैक्यूम और स्पेस के लिए 1 होता है, मतलब बाकी समय रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, कम से कम 1 या 1 से बड़ा होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, यहीं पर मैं लिख देता हूं किसी भी मेटल के लिए। मेटल तो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, तो मेटल चार्ज को कंडक्ट कर देता, मतलब अगर 2 अलग अलग चार्ज है तो उसके बीच का सेपरेशन को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सल्फर तो मेटल नहीं है, कोई भी दूसरा मेटल जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब 2 चार्ज के बीच में मेटल रख दो, पूरी तरीके से मेटल रख दोगे तो उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए बातें, ये इसका मतलब हुआ। अब जैसे हमने ग्रेविटेशंस में पढ़े थे, ग्रेविटेशंस में क्या पढ़े थे, यही फोर्स का फॉर्मूला था Gm1m2/r²। तो G यूनिवर्सल कांस्टेंट था, हाँ ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में सब जगह सेम थे। तो G का वैल्यू अगर पूरे यूनिवर्स में सब जगह सेम था, इसका मतलब बीच का मीडियम पे G का वैल्यू डिपेंड, और बीच के मीडियम पे G की वैल्यू डिपेंड नहीं करता, तो फिर फोर्स की वैल्यू भी मीडियम पे डिपेंड। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे ही मीडियम बदल जाएगा वैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी तो के बदलेगा, और के बदलेगा तो ये टर्म बदल जाएगा। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा। क्या ये बात आपको समझ में आया? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये 2 ऑब्जेक्ट है ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अभी एयर है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब इतना दूर दूर रख ले, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी भी होगी कैलकुलेट करेंगे, और इसके बीच में अब मैं आ गया तो मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब मीडियम बदल दिया ना, पहले प्योर एयर था, अभी मैं एयर प्लस मैं हूं, बराबर। तो इसके बीच का मीडियम बदल गया, डिस्टेंस वही है, मास वही है, तो इसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से नहीं बदलता। लेकिन अगर ये चार्ज होता, ये Q1 और Q2, तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ चार्ज सेम होगा तो बोलो ना, नेचर ऑफ चार्ज सेम होगा तो रिपेल करेगा, और अगर नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो, जैसे कि अभी एयर है तो एयर में जो है अलग होगा, और मीडियम कोई दूसरा आ जाएगा तो अलग हो जाएगा। मीडियम के आने से जैसे एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम आएगा तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? देखो एयर के रिस्पेक्ट में मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब बाकी समय दूसरे मीडियम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये वाला टर्म बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो के की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया? एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए कितना लेते हैं इसे 1, स्पेस के लिए इसे 1 लेते हैं,
लेकिन जो मेटल होता है, कोई भी मेटल, उसके लिए कितना लेते हैं? इनफाइनाइट लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला और है, आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या एप्सिलॉन आर बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, ये भी फॉर्मूला है, इसको कहते हैं सस्केप्टिबिलिटी। मैग्नेट में जाएंगे तब पढ़ेंगे हम इसे, इसके बारे में। सस्केप्टिबिलिटी ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम है, ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये तब होगा जब ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। तो सस्केप्टिबिलिटी भी, ये जो सामने ई लगा दिया, तो सस्केप्टिबिलिटी दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। इसलिए सामने ई लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। यही चीज जब हम मैग्नेट में जाएंगे तो मैग्नेट में भी बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, और वहां पर फोर्स का वैल्यू पढ़ते हैं, और जब फोर्स की वैल्यू पढ़ते हैं तो वहां पर ये जो है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का टर्म आता है, और उसे उस वाले टर्म को यहाँ परमिटिविटी कहते हैं, उसको कहते हैं परमिबिलिटी। बाद में आएगा तब हम सीखेंगे। तो अब कुल मिलाकर के इससे हमको ये समझ में आया कि अगर फॉर एयर या वैक्यूम करें, एयर और वैक्यूम करें, 2 मिनट में बाकी लोगों को इंटरव्यू देता हूं। एयर और वैक्यूम करेंगे तो एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। तो उस वक्त के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेते हैं, और जब ये यूज करेंगे तो इसका डेटा फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो याद आता है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या आ जाएगा बताओ तो आप? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कूलम का स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन देखो, कूलम स्क्वायर मतलब 80, कूलम स्क्वायर का मतलब क्या? A × T, तो A स्क्वायर और T स्क्वायर। न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स हो जाएगा mL/T-2, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये देखो m-1 हो गया, L-3 हो गया, T4 हो गया, A2 हो गया, बराबर। यही हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन। तो जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट का होता है वही यूनिट और डायमेंशन एप्सिलॉन का भी होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर यूनिटलेस, और तो ये दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। तो ये जो यूनिट और डायमेंशन है वो दोनों के लिए सेम है, एप्सिलॉन के लिए भी और एप्सिलॉन नॉट के लिए भी, दोनों के लिए यूनिट डायमेंशन सेम है। तो ये वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ज्यादातर केस में जो हमको सवाल आएंगे उस क्वेश्चंस में हमको एयर ही रहता है चार्ज के बीच में, तो एयर रहेगा तो उस सिचुएशंस में हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, मतलब के जगह डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ यूज कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ या ना? लिखे। हो गया? एक स्टेटमेंट फिर लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम बिटवीन द मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम बिटवीन द मास, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, but electrostatic force depends on, medium between the charge। परमिटिविटी जहां पर लिखे हो, परमिटिविटी में एरो लगा के लिख देना, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम which affect the magnitude of electrostatic force between the charge। It is the properties of medium which affect the magnitude of electrostatic force between the charge। हो गया?
अब देखो ध्यान से एक बात, दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच का डिस्टेंस है D, इसमें रख दी, ये एयर मीडियम है पहला कंडीशन में, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, इसी Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन सेम है, बस इसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया, एयर के जगह दूसरा कोई मीडियम आ गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है या फिर के, ठीक है, मतलब वो 1 नहीं है, एयर नहीं है, तब इसके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, बराबर। अब आप समझो कि इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय √εr इंटू डी का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो अगर मैंने ऐसा लगाया तो ये वाला डिस्टेंस एयर के इक्विवेलेंट बराबर हो गया, डी डिस्टेंस इन मीडियम ये वाला डिस्टेंस के बराबर हो जाता है एयर में। यही मतलब हुआ इसका कि अगर यही वैल्यू सेम फोर्स लगता, अगर यही दो चार्ज Q1 और Q2 होता, दोनों के बीच में मीडियम एयर ही होता, पर सेपरेशन √εr इंटू डी होता, बराबर। इसका मतलब मीडियम का जो डी डिस्टेंस है वो एयर के इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया कि डिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू √εr इंटू डिस्टेंस इन मीडियम। अगर वो एयर ही है तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट डी के बराबर, और जैसे जैसे εr बदलेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट डिस्टेंस बदल जाएगी। क्या आपको ये रिलेशन समझा, एक बार जो दिमाग पे जोर डाल के देखो तो। ये वाला फोर्स हो जाएगा मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है, मीडियम को एयर के इक्विवेलेंट करेंगे तो वही चार्ज रखेंगे, बट उसमें दोनों के में फोर्स बराबर तब होगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन अलग अलग होंगे। डी डिस्टेंस इन मीडियम इक्विवेलेंट टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर का रूट इंटू डी डिस्टेंस इन एयर में, बराबर। तो ये हुआ एयर इक्विवेलेंट, किसी मीडियम के डिस्टेंस का विड्थ का एयर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो गया कि ये मीडियम का डिस्टेंस हो गया और ये आपका एयर इक्विवेलेंट हो गया, एयर डिस्टेंस हो गया। तो अगर मीडियम में इतना डिस्टेंस है तो एयर में इतना डिस्टेंस रहेगा, तब सेम फोर्स लगेंगे, बराबर। तो लिख लो पॉइंट बना करके, एयर इक्विवेलेंट ऑफ मीडियम, ऐसा पॉइंट लिखना, उसके नीचे ये बातें लिखना, एयर इक्विवेलेंट ऑफ मीडियम। अब ग्रेविटेशन में कुछ सवाल, ग्रेविटेशन मैंने वेक्टर जो जरूरत होता है 60 डिग्री 120 डिग्री वो बता दिया था ना, फिर से बताऊं यहां पर, तो कुछ सवाल दूं बनाने के लिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड का लेंथ है, सभी कॉर्नर पे मैंने क्यू चार्ज फिक्स कर दिया, तो एक के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। सभी कॉर्नर पे मैंने क्यू चार्ज रखा, सेंट्रॉइड पे भी क्यू चार्ज रख दिया, तो सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालना। क्यू माइनस क्यू, क्यू है, इसके ऊपर फोर्स निकालना। एक स्क्वायर फ्रेम लिया
जिसके चारों कॉर्नर पे क्यू रख दिया, एक के ऊपर फोर्स निकालने। सेंटर पे भी क्यू रख दिया, कॉर्नर पे भी क्यू रख दिया, साइड का लेंथ है, फोर्स निकालना। ट्राई करिए, तो ग्रेविटेशन में ऑलरेडी किए हुए। मैं बनाऊं, ये इसे रिपेल करेगा, सर रिपेल करेगा, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, नेट वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ एफ, तो √3 टाइम्स ऑफ एफ बोले तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही करके बनाने, इस वाले में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस वाले पे -q वाला अट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिपेल करेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसलिए जो नेट हो जाएगा वो 1 के बराबर, k q1 q2 बाय a स्क्वायर। सभी लोग बनाओ, सोचो मत, दिमाग पे जोर मत डालो, सॉल्व करने से आएगा। सेम चीज ग्रेविटेशन में जो पढ़े हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेगी, मतलब मैं अगर अपनी रफ्तार चलाऊं तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे 100% सेम है, बस g की जगह k लिखना है, m की जगह q लिखना है, सब फॉर्मूला सेम, वैसा ही ग्राफ, वैसे ही प्रॉपर्टीज, वैसा ही सब कुछ। ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये F, इसे F ले लेता हूँ, इसे F1 ले लेता हूँ, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो F1 प्लस √2F, F1 का मतलब k q बाय √2a का स्क्वायर प्लस √2F का मतलब k q बाय a स्क्वायर। इस केस में 0 हो जाएंगे, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा F1, यहाँ जो नेट हो जाएगा वो F1 माइनस √2F, F1 की जगह k q बाय डायगोनल √2a का स्क्वायर माइनस √2F का मतलब k q बाय a स्क्वायर। इसमें ही बना लो पहले 6 वाला, q माइनस q माइनस q q माइनस q, सेंटर पे q, इस पे फोर्स निकालना सेंटर पे। सेंटर फोर्स निकालना q q q q माइनस q, साइड का लेंथ ये लेना है। ग्रेविटेशन से बस ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होते थे, यहाँ दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। सिमिलर नेचर होगा तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन, बस इतना डायरेक्शन का ध्यान रखना है। +10 कूलम चार्ज, -6 कूलम चार्ज, +4 कूलम चार्ज, ये डिस्टेंस 10 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है वो निकालना है।
हो गया, बन गए सभी। एक क्वेश्चन लिखिए। टू चार्ज separated by distance d, force between them is F. Two charge separated by distance d, force between them is F. If the medium between the charge changes having dielectric constant 9, then find पहला नंबर न्यू फोर्स और दूसरा नंबर एयर इक्विवेलेंट ऑफ डिस्टेंस। न्यू फोर्स, दूसरा नंबर एयर इक्विवेलेंट ऑफ डिस्टेंस। क्या करूं, फिर से रिपीट करूं, ध्यान कहाँ रहता है पहली बार में, अब मैं भूल गया। टू चार्ज separated by distance d, force between them is F. If the medium between the charge changes having dielectric constant 9, then find new force and air equivalent of distance. आ गया आंसर, F/9 और दूसरे का 3D, रूट 9 इंटू डी। पहले जो एयर में फोर्स था वो था के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, और बाद में जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, तो हो गया F/9। और जो एयर इक्विवेलेंट हुआ वो हो गया रूट 9 ऑफ डी, मतलब 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। ये सब आया क्या, ये सब में देखो, ये करेगा रिपल्सन, ये करेगा अट्रैक्शन, ये करेगा रिपल्सन अट्रैक्शन, और ये भी रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू 2F और 2F, इसके बीच में एंगल 120 ना, तो नेट रिजल्टेंट फिर इधर ही हो जाएगा। तो जो नेट हो जाएगा वो 2F प्लस किसी एक के बराबर, मतलब 2F 4F। F बोले तो K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। इसमें देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बस एक बच जाएगा अट्रैक्शन का, K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। ठीक है ना। ये वाला में देखो ये 10 कूलम के वैसे यार रिपल्सन होगा, अब -6 के वैसे अट्रैक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। K इंटू 10 इंटू 4 बाय 10 का स्क्वायर प्लस K इंटू 4 इंटू 6 बाय 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना फोर्स के कैलकुलेशंस में, जब कैलकुलेशंस करते रहते हैं हम लोग, तो चार्ज को विथ साइन नहीं रखेंगे। मतलब जो चार्ज प्लस में है तो ऐसा नहीं कि प्लस में तो प्लस में रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन कंसीडर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमको चार्ज को विथ साइन नहीं रखना है फोर्स के कैलकुलेशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में। तो ऐसा लिख लो, तो एक पॉइंट बना करके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड फील्ड, F and E, put charge only with magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से रखेंगे, डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी तय कर लेंगे इसमें पहले से, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर भी आएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों आएंगे। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में जब कैलकुलेट करने जाएंगे तब इसके फॉर्मूले में माइनस आता है,
तो यहां पर विथ साइन रखेंगे, मतलब इसमें विदाउट साइन, इसमें विथ साइन, तो ये बात भी लिख लेंगे। फॉर कैलकुलेशंस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पुट चार्ज विथ साइन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पुट चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन। तो दोनों बात को शॉर्ट में लिखना तो ऐसा लिख लेना, एफ एंड ई में विदाउट साइन रखना है और यू एंड वी में विथ साइन रखना है। नेक्स्ट लिखो फिर, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ करता था वैसा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ई से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है था तो फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वैसा ही होगा जैसा ग्रेविटेशन में था। बताओ ग्रेविटेशन में क्या था फॉर्मूला? फोर्स बाय मास था ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ? फोर्स बाय मास। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय चार्ज, यहां हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर में न्यूटन और नीचे में कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी को वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। वोल्ट पर मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन में हमने पढ़े थे E इक्वल टू माइनस dV/dr, याद करो पढ़े थे ना। तो यहाँ इसे पोटेंशियल को वोल्ट से कहते हैं और डिस्टेंस को किससे कहते हैं? मीटर से। इसीलिए इसका यूनिट एक और हो जाता है वोल्ट पर मीटर। तो ज्यादा पॉपुलर यूनिट वोल्ट पर मीटर ही है, मतलब आपको सवालों में ज्यादा वोल्ट पर मीटर ही दिखेगा फील्ड का यूनिट, वोल्ट पर मीटर। अब डायमेंशन लिखेंगे अगर इसका, देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t-2, चार्ज का डायमेंशन है t, तो a ऊपर जाएगा t भी ऊपर जाएगा, तो ml t-2, तो t ऊपर जाएगा तो -3, a ऊपर जाएगा तो -1, ये इसका हो गया डायमेंशन बराबर। फॉर्मूला की बात करेंगे तो जैसे ये q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो फोर्स अगर एक और चार्ज रख देते तो k q1 q2 बाय क्या होता है? r²। तो यहाँ पर एक ही चार्ज रहेगा फॉर्मूला में, k q बाय r²। जैसे वहां पर था ग्रेविटेशन में, देखो फॉर्मूला क्या था? gm बाय r² था ना, gm बाय, तो g की जगह कौन आ रहा है यहाँ पर? k आ रहा है, और m की जगह कौन आ रहा है? q आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही बदलाव हो रहा है, g की जगह k, ठीक है, और m की जगह q। ठीक है, तो वहां था gm बाय r², यहाँ है k q बाय r²। ठीक है, k q बाय r², ये हो गया इसका फॉर्मूला, लिख लेंगे आप। हो गया, फिर लिख लेंगे साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे वैसा ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे यू से डिनोट करेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। वहां फॉर्मूला क्या होता था बताओ? यहाँ मान लो चार्ज दो ले लेते, Q1 और Q2, बीच का डिस्टेंस R, तो वहां फॉर्मूला होता था -G m1 m2 बाय R। यहाँ क्या हो जाएगा? -G की जगह क्या आएगा? K m1 Q1, m2 की जगह Q2 बाय R। बस इस फॉर्मूला में माइनस नहीं होते यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि u और v दोनों के कैलकुलेशंस में चार्ज को क्या रखना है? विथ साइन। तो अगर चार्ज नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो तो अपने आप यहाँ पर माइनस आना होगा तो आ जाएगा, और जब प्लस आना होगा तो आ जाएगा। तो प्लस प्लस रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस रखेंगे तब भी प्लस आ जाएगा। एक प्लस और एक माइनस का चार्ज होगा तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले में अलग से कोई माइनस नहीं होगा। जैसे ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में माइनस होते थे वैसे इसके फॉर्मूले में माइनस नहीं होंगे, इसके फॉर्मूले में प्लस ही रहेंगे, बट अपने आप माइनस आ जाएगा जब चार्ज को विथ साइन रखेंगे। Q1 Q2 के जगह पे विथ साइन रखना है चार्ज को, अगर प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो दोनों केस में जो है प्लस आ जाएंगे। एक प्लस और एक माइनस है तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे कि मान लो
एग्जाम्पल के रूप में कि मेरे पास यहाँ पर +10 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -4 कूलम चार्ज है, बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, तो मैंने बताया k इंटू 10 इंटू -4/3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगा, अपने आप ये नेगेटिव आ गया बराबर। और अगर यहीं पर +10 कूलम और +4 कूलम रहता, बीच का डिस्टेंस उतना ही रहता 3 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी में k Q1 की जगह 10, Q2 की जगह 4/3, तो प्लस आ जाता। पोटेंशियल एनर्जी जब ये पॉजिटिव हो तो सिस्टम अनस्टेबल होते, ये अनस्टेबल है। देखो दोनों सेम नेचर का चार्ज, छोड़ देंगे तो रुकेगा क्या अपनी जगह पे, किधर चला जाएगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा ना, रिपल्सन है ना। और ये स्टेबल सिस्टम है, हम छोड़ देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दूर थोड़ी जाएंगे, क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो सिस्टम और ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, देखो माइनस अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के कैलकुलेशंस में चार्ज को कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। बट यहाँ फॉर्मूले में साइन अलग से नहीं, क्योंकि फॉर्मूले अगर अलग से साइन दे देंगे फिर गलत हो जाएगा। फॉर्मूले में अगर अलग से यहाँ माइनस देते तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आ जाते हैं, तो ये सिस्टम स्टेबल हो जाता है और ये सिस्टम, बट प्रैक्टिकली वैसा तो है नहीं, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो जो प्रैक्टिकली है वहीं तक पहुंचना है, तो इसके लिए फॉर्मूले में प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला प्लस प्लस का ही रहेगा, साइन को, चार्ज को विथ साइन रखना है। क्लियर हो गया हमेशा, तो लिख लेंगे ये बातें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसमें भी फिर सिस्टम ऑफ मतलब n नंबर ऑफ पार्ट वो रहेगा सिस्टम, तो आप वो सब लिखाना फिर से जरूरी है जो ग्रेविटेशन में लिखा है, U12, U13, U14, फिर 23, 24 लिखाना जरूरी नहीं है ना। लिख लो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसे V से डिनोट करते हैं। ये हो जाता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट इसका वोल्ट हो जाता है या फिर जूल पर कूलम हो जाता है। डायमेंशन इसका ml2 t-2 और नीचे में at, तो t-3 a-1 ये हो जाएगा। इसका फील्ड के साथ रिलेशन वैसे ही जैसे पहले था, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, या फिर E इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। इसका खुद का अपना फॉर्मूला अगर लिखेंगे, तो जैसे कोई चार्ज है Q, तो इसके फॉर्मूले में इस जगह में जो पोटेंशियल होगा R डिस्टेंस पे, क्या लिखेंगे, G की जगह क्या होना आएगा, K इंटू क्यू बाय R। फॉर्मूले में माइनस यूज नहीं करना है। ठीक है, लिख डालें। तो आज बस इतना ही छोड़ देते, फिर कल करेंगे इसके आगे।